हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का बुक 2 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर 2 वीडियो में आएगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्द ही आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुगल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो द नेम ऑफ मुगल्स वॉज डिराइव्ड फ्रॉम मंगोल। जो वर्ड है ना मुगल, वो कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो हुई है मंगोल वर्ड से। और मुगल्स देमसेल्व्स डिड नॉट लाइक दिस। इवन जो मुगल थे ना, वो खुद इस वर्ड को पसंद नहीं करते थे। किस वर्ड को? मुगल को। वो खुद ये पसंद नहीं करते थे कि कोई उन्हें मुगल कहता था। और दे कॉल्ड देमसेल्व्स एज टिमुरिड्स बिकॉज फ्रॉम पैटर्नल साइड दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ टर्किश रूलर तिमूर। वो क्या कहना पसंद करते थे अपने आप को? टिमुरिड्स। क्योंकि फ्रॉम फादर साइड, ठीक है, पैटर्नल मतलब फादर साइड, वो किसके वंशज थे? वो थे तिमूर, ठीक है, टर्किश के रूलर तिमूर के वंशज। और फर्स्ट मुगल रूलर बाबर वॉज रिलेटेड टू द मंगोल रूलर चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। अब जैसे कि अगर हम देखें कि बाबर के जो फादर थे वो कहाँ से थे? वो थे टर्किश रूलर तिमूर। और उनकी जो मदर थी वो कहाँ से थी? वो थी चंगेज खान की फैमिली की, ठीक है। तो वो कहाँ से हो गई? वो मंगोल से। तो इस वजह से जो है ना, उन्हें मुगल कहा जाता था। The word Mughal was used by the Europeans during 16th century. 16वीं शताब्दी में ये वर्ड यूज हुआ। अब ये क्वेश्चन जो है ना, जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने दिया हुआ था 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं। और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको याद रखना है कि कौन कब आया था, किसके बाद आया था और किसने क्या काम किया था। तो सबसे पहले बाबर आया था, जैसे कि सबको पता है, वही था मुगल एम्पायर का फाउंडर। तो द मुगल एम्पायर वॉज मेड अप ऑफ मेनी रीजनल किंगडम्स। ये जो पूरा मुगल एम्पायर था ना, वो आसपास के बहुत सारे छोटे मोटे जो किंगडम्स थे उनको मिलाकर बना था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड फ्रेंडली ट्रीटीज। ये किसका रिजल्ट था? ये था एक तो कॉन्क्वेस्ट, मतलब ये जो लड़ाई हो रही थी उनका, जो जिस लड़ाई में वो जीत रहे थे, तो जो जीत जा रहे थे वो तो उनकी साइड हो ही जा रहा था। और जो जिनके साथ फ्रेंडली ट्रीटीज थी, इन सबको मिला के मुगल एम्पायर बना था। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर हु वॉज ड्रिवन अवे बाय द वॉरिंग उज्बेक्स फ्रॉम हिज सेंट्रल एशिया होमलैंड। फाउंडर कौन था? वो बाबर था। और उसने लड़ाई किसके साथ करी थी? उज्बेक्स के साथ। और किस में आने के लिए? सेंट्रल एशिया में आने के लिए, ठीक है। सेंट्रल एशिया के अंदर घुसने के लिए उसने उज्बेक्स के साथ लड़ाई करी थी। और सेंट्रल एशिया में पहले उसने अपना कब्जा बनाया था और धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ बढ़ा था। फर्स्ट ही हिमसेल्फ एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एट काबुल एंड देन मूव टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले उसने जो सेंट्रल एशिया में ना अपनी पकड़ बनाई, उसके बाद धीरे धीरे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ना चालू हुआ। तो सबसे पहले उसने काबुल, जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ता है, वहां पे अपनी पकड़ बनाई और फिर वो धीरे धीरे आगे आया। अब इसके बाद कौन था इसका सक्सेसर थे? इसका सक्सेसर था हुमायूं, ठीक है। इसने कब कब शासन किया? 1530 से लेके 1540 और 1555 से लेके 1556। अब बीच में आप देख रहे हो गैप जो है। अब ये गैप क्यों है अभी हमें पता चल जाएगा। हुमायूं वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ बाबर हु एक्सपेंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ हिज एम्पायर। हुमायूं कौन था? वो सक्सेसर था बाबर का। और इसने क्या किया? बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर दिया एम्पायर को। बट ही वॉज डिफीटेड बाय अफगान लीडर शेर शाह सूरी एंड वॉज फोर्स्ड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया। और जब 1540 के बाद जो ये गैप है ना, कुछ सालों का, ये गैप क्यों आया? क्योंकि ये अफगान लीडर शेर शाह सूरी से लड़ाई में हार गया और ये डर के मारे वहां से भाग गया। और ये भग के कहाँ गया? ही टुक रिफ्यूजी इन द कोर्ट ऑफ सफाविद्स रूलर ऑफ ईरान। ये ईरान चला गया और ईरान के जो रूलर्स थे सफाविद, वहां पे जाके उसने शरण ली। विद द हेल्प ऑफ हुमायूं, विद हिज हेल्प, सफाविद्स के हेल्प से हुमायूं ने फिर से शेर शाह सूरी को हरा दिया 1555 में। जैसे कि आप देख रहे हो उसका 1555 में कम बैक हुआ। बट अ ईयर लेटर ही डाइड एक्सीडेंटली फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी। और एक साल के अंदर ही जब ये कम बैक किया इसने, उसके एक साल के अंदर ही ये मर गया बाय गिरने की वजह से, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, जलालुद्दीन अकबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 8 नंबर में तो आ ही सकता है। तो जलालुद्दीन अकबर के बारे में जरूर पढ़ के जाना। कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर, ये सबसे ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर था। He not only expanded his empire but also consolidated it and made it as the strongest and richest empire of his time. इसने क्या किया, सिर्फ एम्पायर को एक्सपेंड नहीं किया बल्कि जितने भी आसपास के एम्पायर थे उन सबको साथ में किया, अपने अंदर किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिच एम्पायर बना दिया इसने अपने टाइम में। He expanded frontiers of his empire to the हिंद कुश माउंटेन। इसने कहां तक एक्सपेंड किया, हिंद कुश माउंटेन्स तक। ये अफगानिस्तान में था। अब सोच लो, ही स्टॉप द एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स ऑफ सफाविद्स ऑफ ईरान एंड उज्बेक्स ऑफ तुरान। इसने जो है ना, इनका जो प्लान था एक्सपेंशन वाला, जो किसका प्लान था, सफाविद्स रूलर का और तुरान रूलर का, इनका जो ये प्लान था जिससे वो अपना जो एम्पायर था वो एक्सपेंड कर रहे थे, वो प्लान भी रोक दिया। और इसने वो प्लान इसने खुद वो किया और अपना एम्पायर खुद एक्सपेंड कर दिया। ही देन अरेंज्ड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ प्रॉपर वे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रॉपर वे में चलाया। जुडिशियल सिस्टम वॉज एडॉप्टेड बाय हिम वॉज एन आइडियल वन, और इसने जो जुडिशियल सिस्टम अडॉप्ट किया था वो सबसे बढ़िया था, ठीक है, आइडियल मतलब सर्वश्रेष्ठ। अब इसका सक्सेसर कौन था, सक्सेसर ऑफ अकबर, जलालुद्दीन अकबर। आफ्टर अकबर जहांगीर सक्सेसर था जिसने 1605 से लेकर 1627 तक राज किया। उसके बाद शाहजहां जिसने 1628 से लेकर 1658 तक राज किया, और औरंगजेब जिसने 1658 से 1707, ठीक है, या इस टाइम तक राज किया। बिकेम रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। इन तीनों ने अकबर के बाद राज किया। ये तीन, इनमें भी बहुत सारे, जैसे कि ऑल थ्री were able successors who further expanded his empire although with a slow speed। और ये तीनों के तीनों भी मतलब सही कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे कर रहे थे ये तीनों भी काम। अब हमने ये देख लिया कि कौन कौन इनका सक्सेसर रहा, इन्होंने कैसे एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को, कैसे क्या किया। अब देखते हैं कि इनका एंड क्या था। एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, औरंगजेब डाइड इन 1707 आफ्टर विच द सेंट्रल पावर ऑफ द मुगल डायनेस्टी रिड्यूस। जैसे कि आप देख रहे हो कि औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया और 1707 में वो मर गया, और जिसके बाद से जो डोमिनेशन था, ठीक है, जो डोमिनेट कर रहा था मुगल डायनेस्टी, वो कम हो गया, ठीक है, डोमिनेटिंग जो थी वो कम हो गया। द लास्ट स्काइन ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज बहादुर शाह जफर टू। लास्ट स्काइन मतलब जो आखिरी वंशज थे, ठीक है, मुगल के, वो थे बहादुर शाह जफर टू, और जो कि ओवरथ्रोन हो गए थे इन द बाय द ब्रिटिश इन 1857। जो रिवॉल्ट 1857 में हुआ था और उसमें बहादुर शाह जफर थे लास्ट वंशज बचे हुए थे मुगल के, और उनको गद्दी से हटा दिया गया था क्योंकि इन्होंने साथ दिया था लोगों का, ठीक है, उस विद्रोह में। अब आगे चलते हैं, ये भी आप पढ़ोगे इसके बाद वाले चैप्टर में। अब आते हैं क्रॉनिकल्स की तरफ, ठीक है। क्रॉनिकल्स का मतलब क्रॉनिकल्स क्या होते हैं। क्रॉनिकल्स वर कमीशन्ड बाय द मुगल एम्परर, ठीक है। क्रॉनिकल्स वर कमीशन्ड बाय द मुगल एम्परर। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स टू मेक स्टडी अबाउट द मुगल एम्पायर एंड इट्स कोर्ट। इसको ना, क्रॉनिकल्स को अगर हम बिल्कुल सिंपली समझे तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि बुक्स हो सकती हैं, ठीक है, वो वाली बुक्स जो हिस्ट्री बुक्स हैं, जैसे कि हमारी हिस्ट्री बुक्स हैं, ठीक है, और वैसे ही उनकी हिस्ट्री बुक्स, ठीक है। अब उनकी हिस्ट्री बुक्स जैसे कि अकबरनामा, बादशाहनामा, हुमायूंनामा, ठीक है, ऐसे इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आप इसको सिंपली एज अ हिस्ट्री बुक समझ सकते हो, ठीक है। तो क्रॉनिकल्स वर कमीशन्ड बाय द मुगल एम्परर्स। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स टू मेक स्टडी अबाउट द मुगल एम्पायर एंड इट कोर्ट्स, ठीक है। इससे हम क्या ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी है, और इसमें किस चीज की स्टडी कर सकते हैं, मुगल एम्पायर और उसका जो कोर्ट है, ठीक है, उसका जो दरबार है। मुगल एम्पायर वर रिटन बाय द कोर्टियर्स। अब यहाँ पे ना एक गलती हो गई है कि ये मुगल क्रॉनिकल्स होगा,
पक्का, ठीक है। तो मुगल क्रॉनिकल्स वर रिटन बाय द कोर्टियर्स। कोर्टियर्स का मतलब आपको पता होगा कि जो उनके दरबारी होते हैं, ठीक है। द हिस्ट्री इज रिटन बाय देम स्पेशली फोकस्ड ऑन द इवेंट्स एसोसिएटेड विद रूलर्स, रॉयल फैमिली, कोर्ट, वॉर एक्सेट्रा। अब ये उस बुक में वही लिखेंगे जो किससे कनेक्टेड है, रूलर से है, उसकी फैमिली से है, उसके कोर्ट से है, उसके वॉर से है, ठीक है। और इन बुकों में हमें इन्हीं चीजों की इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है। अब क्रॉनिकल्स का मतलब समझ लिया हमने। अब हम देख लेते हैं एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, ठीक है। जैसे कि हमने पता कि ये टर्किश थे, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये टर्किश थे, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज भी टर्किश थी, ठीक है। और इनकी लैंग्वेज टर्किश से पर्शियन चेंज हुई, वो कब हुई अभी हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन। जितने भी क्रॉनिकल्स थे वो लिखे किस में गए, पर्शियन में। इनफैक्ट पर्शियन हैड फ्लरिश्ड एज अ लिटरेरी एंड कोर्ट लैंग्वेज अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। पर्शियन लैंग्वेज जो है बिल्कुल निखर गया और निखर कर बिल्कुल मतलब समृद्धि के साथ वो आया, ठीक है। किन के लिए, सुल्तान जो थे दिल्ली के, ठीक है। मुगल से पहले सुल्तान का राज था, जैसे कि आपको पता होगा। रिप्लेसिंग टर्किश विद पर्शियन, द मुगल्स वर चैगटाई टर्क्स बाय ओरिजिन। मुगल्स क्या थे, टर्क्स थे, जैसे कि मैंने कहा। और सो देयर मदर लैंग्वेज वर टर्किश, ठीक है। तो उनकी लैंग्वेज क्या थी, टर्किश। बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर रोट हिज पोएट्री एंड मेमोरीज इन टर्किश। बाबर जो था उसने जो अपनी मेमोरीज लिखी, उसने जो पोएट्री लिखी, वो किस भाषा में लिखी, वो टर्किश में। बट हाउएवर अकबर एडॉप्टेड द पर्शियन एज द लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। अकबर ने क्या किया, पर्शियन को अपना लैंग्वेज अडॉप्ट किया। ही मेड इट लीडिंग लैंग्वेज, इसने इस लैंग्वेज को एज अ लीडिंग लैंग्वेज बनाया। उसके बाद thus it was Akbar who elevated Persian as the language of the Mughal Empire, ठीक है। तो अकबर ही था जिसने टर्किश लैंग्वेज को हटा के पर्शियन लैंग्वेज को इतना ऊपर लाए। और इसके कारण क्या थे, क्योंकि ही कन्फर्ड पावर एंड प्रेस्टीज ऑन दोज हु हैड अ कमांड इन पर्शियन। मतलब उसके जो साथ के लोग थे ना, ठीक है, वो जो लोग थे उनकी कमांड किस लैंग्वेज में थी, वो थी पर्शियन में। तो उसने क्या किया, उसने पर्शियन को ही आगे किया, ठीक है, और टर्किश को पीछे किया और पर्शियन को जो है ना आगे पुल वो किया, ठीक है। अकबर हिमसेल्फ स्पोक पर्शियन, अकबर खुद भी पर्शियन लैंग्वेज बोलने लग गया। सो ड्यूरिंग द मुगल रूल, मोर पर्टिकुलरली इन द रूल ऑफ अकबर, पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल, ठीक है। तो अकबर पर्शियन बोलता था और मुगल रूल में और पर्टिकुलरली अकबर के टाइम में जो ये लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही मतलब सामने आई। और ये एडमिनिस्ट्रेशन, क्रॉनिकल्स, हर जगह यही लैंग्वेज चलने लग गई, ठीक है। बिसाइड्स द मुगल ऑफिशियल हिस्ट्रीज लाइक अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन। अब अकबर के टाइम में इसको इतना पुल अप वो मिला, पुश मिला इस लैंग्वेज को, तो उसकी जो बुक है अकबरनामा, ठीक है, जो उसकी बायोग्राफी है वो किस में लिखी गई, वो भी पर्शियन में लिखी गई। और सिमिलरली बाबरनामा जो कि टर्किश में लिखी गई थी, उसको क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन में, ठीक है। अब व्हेन पर्शियन वाज इंटरेक्टेड विद हिंदवी, इट गेव बर्थ टू न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। अब क्या हुआ, यहां तक तो ये सब आम बात थी, ठीक है। अब जब उस टाइम पे हिंदी भी लैंग्वेज चलती थी, ठीक है, यहाँ पे तो हिंदवी और पर्शियन जब मिली एक दूसरे के साथ और इन दोनों को मिला के एक नई लैंग्वेज बनी, वो हुई उर्दू। तो इसमें आप पर्टिकुलरली यही पढ़ रहे हो कि कैसे पर्शियन लैंग्वेज ने टर्किश लैंग्वेज को हटाया और पर्शियन लैंग्वेज ने कैसे डोमिनेट किया टर्किश लैंग्वेज को, हिंदवी लैंग्वेज को, हर लैंग्वेज को। और ये क्वेश्चन आता भी है 4 नंबर में, ठीक है। और ये इसमें पर्टिकुलरली पूछा जाएगा कि किसके टाइम में इसको सबसे ज्यादा पुश मिला था, तो वो है अकबर। अब आगे चलते हैं, अकबरनामा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये आ जाएगा आपको। अकबरनामा इज एन इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल ऑफिशियल हिस्ट्री रिटन बाय अबुल फजल। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड ये एक मुगल हिस्ट्री है, ठीक है, ऑफिशियल हिस्ट्री है, क्योंकि इसे लिखा किसने, ऑफिशियल लोगों ने। ऑफिशियल मतलब अबुल फजल, ठीक है, जो उसका कोर्ट में बैठता था, ठीक है, जो उसके दरबार में बैठता था। तो उसने जो लिखा तो वो बिल्कुल सही होगा, ऑफिशियल चीज है, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल चीज है हिस्ट्री मुगल्स की। इट हैज अ लॉट पेंटिंग्स डिपिक्टिंग बैटल्स, सीजेस, हंट्स,
कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, सीन्स ऑफ कोर्ट्स। इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स है, किसकी है, बैटल्स की हैं, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग है, सीन्स है, ठीक है, और हंट्स, बहुत सारी पेंटिंग्स है इसमें। इट हैज शेप्ड एंड आर्टिकुलेटेड द आइडियाज एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ अकबर। इसने क्या किया, इसने जितने भी आइडियाज थे ना उनको शेप किया, ठीक है, और उनको आर्टिकुलेट कर दिया, मतलब सबको मिला के साथ में जोड़ के एक बुक बना दी जिसका नाम था अकबरनामा। अबुल फजल बिगेन टू राइट अकबरनामा इन 1589 में इसको लिखना शुरू किया। he repeatedly revised his draft and made use of all available sources such as, अब कोई सी भी चीज अगर आपको कुछ भी करना होता है तो उसके लिए आपको एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वैसे ही अबुल फजल को भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो कौन कौन से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, तो एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट, ठीक है, जो उस टाइम के रिकॉर्ड्स थे इवेंट के जो थे अवेलेबल उनको यूज किया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ओरल टेस्टिमनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। नॉलेजेबल पर्सन का मतलब जो मतलब सही बंदा हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ऐसे नहीं, जो बंदा सही बोलता हो और बिल्कुल जिसके बात में अश्योरिटी हो उस बंदे की बात, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एक्चुअल रिकॉर्ड, इन तीनों चीजों की इंफॉर्मेशन को जुटा के उसने अकबरनामा लिखी। 1589 में उसने लिखना चालू किया और वो अकबरनामा अभी हमारे लिए एक ऑफिशियल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं। अकबरनामा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 वॉल्यूम, ठीक है, अकबरनामा 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है। द फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स वर इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल। पहले जो 2 वॉल्यूम है वो किस फॉर्म में, वो क्रॉनिकल्स की, ठीक है। द थर्ड वॉल्यूम इज द एन अकबरी। एन अकबरी के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ना होता था, लेकिन जो कि इस साल सीबीएसई ने हटा दिया, तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस आपको पता रखना है, ये बताना पड़ेगा कि अकबरनामा के 3 पार्ट थे और उसमें से 2 क्रॉनिकल्स के फॉर्म में थे और तीसरा जो था वो था एन अकबरी। और एन अकबरी के भी कुछ पार्ट थे, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना पड़ता था लेकिन इस साल नहीं पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट वॉल्यूम, उसकी जो पहली बुक है, ठीक है, अकबरनामा की, तो उसकी जो पहला पार्ट है उसमें उसके पहले 30 साल के बारे में दे रखा है कि उसने जो अपने स्टार्टिंग के 30 साल थे ना वो कैसे गुजारे। दूसरे बुक में द फर्स्ट वॉल्यूम डिस्क्राइब्स द फर्स्ट 30 years of Akbar life. The second volume describes the period from 31st year to 46 year, मतलब 16 साल के, ठीक है। पहली बुक में पहले 30 साल, दूसरे बुक में 30 के बाद जो 16 साल जिए उसने, ठीक है, उसके बारे में लिख रखा है। थर्ड, अकबरनामा प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ अकबर। देख लो कितना सारा इंफॉर्मेशन है सिर्फ अकबर के टाइम में, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जलालुद्दीन अकबर को इतना ग्रेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए ग्रेट कहा जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और इससे पहले ये बात के जितने भी रूलर है ना उनके बारे में इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको अकबर के बारे में मिलेगी। इट डिपिक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स एम्पायर सच एज जोग्राफिक, सोशल, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और इस बुक से हमें किस बारे में अकबर के एम्पायर के किस किस चीज़ों के बारे में पता चलता है कि उसकी जोग्राफिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। तो इतना जो सब कुछ लिखा उसने लिखवाया, ठीक है, और उसी वजह से इसको ग्रेट कहा जाता है। और ये इसमें आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है, 3 स्लाइड्स में। पहला कि अकबरनामा क्या होता है, ठीक है, और दूसरा कि अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता है, ठीक है, जलालुद्दीन अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब है बादशाहनामा, ठीक है, ये मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है हमारे, नहीं लास्ट टॉपिक नहीं है, सेकंड लास्ट। बादशाहनामा, वंस एम्परर शाहजहां कॉल्ड अब्दुल हामिद लाहौरी। अब बादशाह शाहजहां ने क्या किया, अब्दुल हामिद लाहौरी को बुलाया और उसने क्या कहा कि जैसे कि अकबरनामा लिखी गई है ना अकबर की याद में, ठीक है, अकबर ने लिखवाई है, वैसे ही तुम भी मेरे लिए एक किताब लिखो जिसको बादशाहनामा के नाम से जाना जाता है। और उसे लिखी किसने थी, अब्दुल हामिद लाहौरी। एज अ रिजल्ट बादशाहनामा वॉज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी, अ प्यूपिल ऑफ अबुल फजल। और ये किसने लिखी थी, अबुल फजल के उसने
अबुल फजल का जो वो था, जो चेला था, उसने लिखी थी ये, ठीक है। चेले का नाम क्या था? अब्दुल हामिद लाहौरी, और अबुल फजल का चेला था वो, और उसने लिखी थी बादशाहनामा। इट इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स विच अकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर शाहजहां। अब इसमें किस चीज का रिकॉर्ड मिलता है? इसमें उन हर चीजों का इवेंट, वो हर इवेंट्स का रिकॉर्ड मिलता है जो कि शाहजहां के टाइम पे हुए थे, और ये भी 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया। अब हुमायूंनामा के बारे में देख लेते हैं। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? उसने वो लिखा था गुलबदन बेगम, ठीक है। ये कौन थी? ये थी हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी। गुलबदन वॉज द डॉटर ऑफ बाबर एंड सिस्टर ऑफ हुमायूं। शी वॉज अ फ्लुएंट राइटर इन टर्किश एंड पर्शियन। वो बहुत ही तेज, वो बहुत ही अच्छी पकड़ थी उसकी, किसमें? टर्किश और पर्शियन लैंग्वेज में। गुलबदन बेगम रोट एन इंटरेस्टिंग बुक एंटाइटल्ड हुमायूंनामा। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था हुमायूंनामा। इट गिव्स अ ग्लिम्स इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ मुगल। ये हमें किसकी झलक देता है? डोमेस्टिक वर्ल्ड मुगल के टाइम में कैसा था, ठीक है। इट इज नॉट मेरली एन इनोलॉजी ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये सिर्फ ये इनके डोमेस्टिक वर्ल्ड के बारे में नहीं, बल्कि इनकी जो लाइफस्टाइल कैसी थी, ठीक है, साथ में साइंस, टेक्नोलॉजी और हर चीज के बारे में ये हमें एक तरीके से जानकारी देता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इट ब्रिंग्स आउट द कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस दैट एग्जिस्टेड अमंग द प्रिंसेस एंड द किंग्स। और ये किस बारे में और बताता है कि वो जो प्रॉब्लम्स थी प्रिंस और किंगों के बीच में, जो आपसी, उनके बारे में भी एक तरीके से बताता है थोड़ा थोड़ा। और इट ऑल्सो शोज द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय एल्डरली वुमेन हु मेडिएटेड टू रिजॉल्व सम कन्फ्लिक्ट्स। और इसमें वुमेन्स के रोल के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे दो लोगों के बीच में जो लड़ाई होती थी तो कैसे वो बीच में मीडिएट करके बिचौलिया बनकर उन लड़ाइयों को खत्म करवाती थी। अब लड़ाई बाहर की नहीं, जो उनके घर की लड़ाई होती थी, ठीक है। सो ये लास्ट टॉपिक था। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट जितने भी इसमें अब 2-3 ही टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी 1 दिन के बाद। सो लेट्स एंड दिस वीडियो फाइनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।